वंदे मातरम दोस्तों, मैं मनदीप सिंह, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मनदीप सिंह सोशल एक्टिविस्ट। असर पड़ता है हमें। आप सब लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है दोस्तों, और आप अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए, यही मैं चाहता हूं दोस्तों। प्रश्न है, और बहुत बड़ा प्रश्न है कि इस देश को चला कौन रहा है। ये प्रश्न इसलिए है दोस्तों क्योंकि प्रधानमंत्री जी पिछले लगभग 13 दिनों में सिर्फ 3 दिन दिल्ली में रहे, और 3 दिन दिल्ली को छोड़ के अगले आने नवंबर के महीने में प्रधानमंत्री ज़्यादातर जो समय है वो चुनावी रैलियों में और चुनावी संबोधन में बिता देंगे। अगले 15 तारीख तक प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद प्रधानमंत्री जी राजस्थान के बाद तेलंगाना आदि राज्यों में प्रधानमंत्री जी जाने वाले हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री के बाद तो कैबिनेट मंत्री के बाद उनके राज्य स्तर के मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री इस देश को चलाते हैं, और उनके नीचे सारे नौकरशाह होते हैं, और डिसीजन पावर जो होती है हमारे इन सभी मंत्रियों के हाथ में होती है देश को चलाने के लिए। लेकिन दोस्तों, जब से 5 राज्यों के चुनाव आए हैं, हमारे कई मंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं, खुद चुनावी मैदान में हैं, और चुनावी मैदान के इनके बाद प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, गृह मंत्री जी चुनाव प्रसार में लगे हुए हैं। कई मंत्री जो राज्य स्तर के मंत्री हैं और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री जो हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं, वो सभी के सभी यहाँ तो वो चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों, और यहाँ वो मंत्री जो हैं वो चुनाव प्रसार का काम देख रहे हैं। लेकिन इनके काम देखने की वजह से एक प्रश्न उठ गया और बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि इस देश को चला कौन रहा है। क्या इस देश को नौकरशाहों के हाथ में छोड़ दिया गया दोस्तों? नौकरशाह डिसीजन नहीं ले सकते दोस्तों। डिसीजन लेने का अंतिम जो निर्णय लेने की पावर होती है वो सारी मिनिस्टर्स को और प्रधानमंत्री जी को होती है, और प्रधानमंत्री और सभी मिनिस्टर इस समय अपने अपने क्षेत्र में चुनावों में व्यस्त हैं, और प्रधानमंत्री जी रैलियों में व्यस्त हैं। दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री जी पिछले 13 दिनों में सिर्फ 3 दिन आए, और उन 3 दिनों में प्रधानमंत्री जी ने कई उद्घाटन किए और उद्बोधन में वो व्यस्त रहे। तो प्रश्न है, देश को चला कौन रहा है? देश के वित्त मंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के कैबिनेट मंत्री, देश के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, देश के फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, देश के कृषि मंत्री, ये सभी मंत्री चुनावों में व्यस्त हैं। या तो लड़ रहे हैं या फिर वो चुनाव प्रसार का काम देख रहे हैं। तो प्रश्न फिर वही कि इस देश को चला कौन रहा है? हमारे देश के बहुत ही अनुभवी पत्रकार, जिनके माध्यम से ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, जिन्होंने अभी कुछ देर पहले इसका खुलासा किया है। और आइए सुनते हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी जी का क्या कहना है। इसके बाद हमारे देश के शहीद भगत सिंह जी का एक पत्र जो बटुकेश्वर दत्त जी को उन्होंने लिखा है, वो आप लोगों के सामने रखेंगे। और आइए पुण्य प्रसून वाजपेयी जी को सुनते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, और उस पर चर्चा करते हैं। बड़ा सीधा सवाल है, इस देश को कौन चला रहा है? और यह सवाल आपसे है, और आप कहेंगे इसका जवाब उतना ही सीधा है। इस देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। हमारा सवाल होगा उसके बाद कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर हर तीसरे दिन दिल्ली से बाहर होते हैं, तब फैसले कौन लेता है? इस देश को कौन चला रहा है? तो हो सकता है आपके जहन में और सीधा जवाब हो कि देखिए, 1-2 नहीं बल्कि 70 से ज्यादा मंत्री हैं। कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री है, कोई राज्य स्तर का मंत्री है, और किसी के पास तो स्वतंत्र प्रभार भी है, यानी इंडिपेंडेंट चार्ज भी है। तो हर विभाग, हर मंत्रालय को संभालने के लिए एक लंबी चौड़ी पॉलिटिशियंस की जो मंत्रियों की सूची है, उसको आप पढ़ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन हमारा सवाल फिर होगा, अगर वह भी बाहर रहें, तब फैसले कौन लेता होगा?
और इतना ही नहीं, सिर्फ दिल्ली से बाहर रहने का जिक्र नहीं है। सवाल यह है कि अगर कुछ मंत्री चुनाव मैदान में कूद गए, प्रचार के लिए नहीं, बाकायदा चुनाव में लड़ने के लिए, तो फिर उनकी एवज में कौन उनके मंत्रालयों पर निर्णय ले रहा होगा? तो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, वित्त मंत्री हो और कृषि मंत्री। जरा कल्पना कीजिए कि इन 5 राज्यों में प्रधानमंत्री ने जब जब चुनाव प्रचार किया तो किसानों का जिक्र किया, और किसानों का जिक्र विपक्ष ने भी किया, उनको राहत रियायत देने का जिक्र था। लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए, आपसे कोई यह पूछ ले इस देश के भीतर में कौन है कृषि मंत्री, तो आप कहेंगे अच्छा कृषि मंत्री, कृषि मंत्री तो नरेंद्र सिंह तोमर है। हमारा अगला सवाल फिर आपसे होगा, अच्छा कृषि मंत्री अगर इंदौर से चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार वहीं पर वो बैठ चुके हैं, और ना सिर्फ उनके जिम्मे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बल्कि पूरा इंदौर का संभाग है कि उन्हें चुनाव जिताना है, तो इस देश में किसानों के सामने कोई मुश्किल हो तो कैबिनेट मिनिस्टर चुनाव लड़ रहा है, प्रधानमंत्री यात्रा पर है, गृह मंत्री भी लगातार चुनाव प्रचार में खुद को झोंक चुके हैं, वित्त मंत्री की मौजूदगी ना मौजूदगी कई सवाल खड़े करती होगी, लेकिन फैसला ले कौन रहा है, सरकार चला कौन रहा है? और अब जब आप इस पटरी पर आए तो एक क्षण के लिए सोचिए, यह नवंबर का महीना है और नवंबर के महीने में आज 13 तारीख है। इन 13 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 3 दिन दिल्ली में, वो लौट आते थे, वो रात में लौटते थे, देर शाम होते होते दिल्ली आते हैं, लेकिन सुबह होते ही वो दिल्ली से निकल जाते हैं। दिल्ली वह आराम करने आते हैं, दिल्ली वह प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठते हैं, पुरानी फाइलों को देखते हैं, वो घर जाते हैं, रात में आराम करते हैं। आप कहेंगे नहीं, वो सिर्फ 4 घंटे ही सोते हैं, 18 घंटे तो काम ही करते हैं। और फिर इस दौर में टेक्नोलॉजी है, क्या दिक्कत है, किसी को लेकर क्या परेशानी है? तो बात आज यहीं से शुरू करते हैं, किसी को लेकर क्या परेशानी हो सकती है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक इस देश के भीतर आने लगा है और प्रधानमंत्री उसकी वकालत करने लगे हैं। टेक्नोलॉजी के जरिए आप कहीं पर भी रहें, कोई जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली में ही रहें। तो यहां से सवाल शुरू होता है, इस देश के भीतर किसानों के सामने जो सवाल हैं, उन सवालों का जवाब देने और उन सवालों का समाधान का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में क्यों भाषण दे रहे हैं? वो दिल्ली बैठकर उनका निदान क्यों नहीं करते हैं? जो कृषि मंत्री है वह भी चुनाव मैदान में है, तो फिर अब निर्णय कौन ले रहा होगा? फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर वह भी चुनाव मैदान में है, और इस देश के गांव की हालत कैसी है, तो जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है वह भी चुनाव मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। तो फैसले कौन ले रहा होगा? और बड़ा सवाल यह है कि इस दौर में सिर्फ किसान मजदूर नहीं, इस देश के भीतर में रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर, इस देश की तमाम परिस्थितियों में जो जो रियायत सरकार ने अपने, बीजेपी कहिए, बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में लिखी या प्रधानमंत्री की घोषणा पत्र का ऐलान किया गया, अगर उस घोषणा पत्र को आप उठाइएगा तो हो सकता है आपके जहन में एक सवाल हमारे बदले आपके जहन में आ जाए, अच्छा प्रधानमंत्री गारंटी ले रहे हैं और घोषणा पत्र का ऐलान किया गया, प्रधानमंत्री भी वही है, वो चाहें तो दिल्ली से बैठकर उसका समाधान कर सकते हैं, तो घोषणा पत्र लाने की क्या जरूरत थी? और घोषणा पत्र ले आए तो उसकी गारंटी खुद क्यों दे रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है? ये कहने की जरूरत क्या है, वो तो है ही। तो फिर मुमकिन नामुमकिन की स्थिति क्या है? आप कहेंगे नहीं नहीं, कुछ राज्यों का हिस्सा होता है, कुछ केंद्र का हिस्सा होता है, और आप समझते नहीं है इस देश में एक फेडरल स्ट्रक्चर है। अगला सवाल फिर हमारा होगा, अगर फेडरल स्ट्रक्चर है तो इस देश में किसानों को लेकर 3 कानून केंद्र बिना राज्यों की सहमति के कैसे ले आया? इस देश के भीतर में ऐसी स्थिति क्यों आ गई कि सीबीआई से हम अपने राज्यों में जांच नहीं कराएंगे? 1 दर्जन राज्य जो गैर बीजेपी शासित राज्य थे उन्होंने इनकार कर दिया। ईडी हो या आईटी हो, उसको लेकर सवाल क्यों उठता है? और जो जीएसटी का पैसा होता है वह भी नहीं मिल पा रहा है, इसका ऐलान भी क्यों हो रहा है? तो फाइनेंस मिनिस्टर की क्या भूमिका है? एक के बाद एक सवाल सिर्फ चुनाव मैदान के भीतर जब आप चलते चले जाइएगा तो वहां उठने वाले मुद्दों को जरा परखने की कोशिश कीजिए और सोचना शुरू कीजिए।
गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर चकनाचूर कर दिया गया, राज्यों के अधिकार क्षेत्र में केंद्र घुस आया। केंद्र कहता है देखिए जहां मुश्किल होगी हमें वहां पर समाधान के लिए आना ही पड़ेगा। तो जब केंद्र आ ही सकता है और आना ही पड़ेगा और केंद्रीय एजेंसी से लेकर केंद्र सरकार अपने तौर पर राज्यों के मुश्किल हालातों से निदान दिलवाने का दावा करती है, तो फिर इसके लिए प्रधानमंत्री को अलग अलग जगहों पर क्यों जाना पड़ता है? और चुनाव प्रचार में मोदी है तो मुमकिन है खुद ही यह क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि आपकी मौजूदगी तो दिल्ली में होनी चाहिए। तो क्या दिल्ली में नहीं है और आप सफर करते रहते हैं इसलिए यह मुद्दा उठ गया? क्योंकि एक क्षण के लिए देखिए, जरा इस बात को समझिए, प्रधानमंत्री मोदी अब राजस्थान की दिशा में चीजें जा रही हैं। आज तो वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में थे, वो लगातार वहीं पर रहेंगे 15 तारीख तक, क्योंकि 15 तारीख प्रचार का आखिरी दिन है। 17 तारीख को वोटिंग छत्तीसगढ़ में होनी है और उसके बाद वोटिंग 17 तारीख को ही मध्य प्रदेश में होनी है। उसके बाद रास्ता खुलेगा 25 तारीख को राजस्थान में होनी है। तो 15 तारीख से लेकर 23 तारीख तक प्रचार होगा। अब आप कहेंगे प्रधानमंत्री 15 तारीख से क्या राजस्थान में ही रहेंगे, दिल्ली में नहीं रहेंगे? जी, दिल्ली में नहीं रहेंगे, वो राजस्थान में ही रहेंगे। 15 नवंबर को वायतू में रहेंगे, 18 तारीख को भरतपुर और नागौर जाएंगे, 20 तारीख को पाली में रहेंगे, 22 तारीख को जोधपुर में रहेंगे, 23 तारीख को जयपुर में रहेंगे। तमाम जगहों पर रैली करेंगे, 2 जगहों पर रोड शो करेंगे। तो क्या बात इतनी भर है? और इस महीने के भीतर जब आप झांकिएगा तो उसको जब निकाला गया तो पता चला सिर्फ 1 नवंबर, 3 नवंबर और 10 नवंबर, जो बीती हुई 13 दिन है, इन्हीं 3 दिन प्रधानमंत्री दिल्ली में थे। यह एक अलग मसला है कि इन 3 दिनों में भी प्रधानमंत्री उद्घाटन से और उद्बोधन से नहीं चूके। वो भाषण दे रहे थे। देश का जो मीडिया है, जो सत्ता के साथ चलता है, रेंगना शब्द ठीक नहीं है, चलता है कह लीजिए, वह उन्हीं को दिखा रहा था। क्योंकि इस दौर में ध्यान दीजिए, 2 तारीख को छत्तीसगढ़, 4 तारीख को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, 5 तारीख को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, 7 तारीख को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, 8 तारीख को मध्य प्रदेश, 9 तारीख को मध्य प्रदेश और राजस्थान, 11 तारीख को तेलंगाना, 12 तारीख को हिमाचल प्रदेश में दीपावली। कल जो मौका था वो सेना के बीच थे, सैनिकों के बीच थे, उन्होंने दीपावली मंगाए। और आज के दिन वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लगातार। और अगर आप पिछला महीना भी देखना चाहते हैं तो वहां पर भी वह हर तीसरे दिन दिल्ली में नहीं थे, 10 दिन नहीं थे। 1 अक्टूबर को नहीं, 2 अक्टूबर को नहीं, 3 को नहीं, 5 को नहीं, 12 को नहीं, 14 को नहीं, 20 को नहीं, 21 को नहीं, 27 को नहीं, 30 को नहीं, वहां भी हर तीसरे दिन वह दिल्ली में नहीं थे। इन सब के बीच वो मौका भी निकालते हैं कि राजनीतिक तौर पर चीजें कैसे प्रभावित हो सकती है। तो 14 तारीख को प्रधानमंत्री रांची में नजर आएंगे। बगल में खूंटी, उसका उलियातू का इलाका है, वहां पर रहेंगे। वहां पर IOCL टर्मिनल के करीब एक अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है। बिरसा कॉलेज स्थित जो फुटबॉल ग्राउंड है, वहां के जो आदिवासी लड़के हैं वो उस इलाके में वह वहीं पर फुटबॉल खेलते हैं, तो अभी वहां फुटबॉल नहीं खेल सकते हैं क्योंकि वहीं पर सभा होनी है। तो पूरी व्यवस्था है इस देश के भीतर में। अगला सवाल आपका होगा, क्या तो देश कौन चला रहा है, हम किसके जिम्मे कहें? हमने तो प्रधानमंत्री मोदी को चुना है। उसके बाद इस देश के भीतर में हर मुश्किल हालात में केंद्र सरकार का योगदान क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए और क्या हुआ या नहीं हुआ, ये अपने आप जहन में रखिए। वो एजुकेशन सेक्टर हो, वो हेल्थ सेक्टर हो, वो बैंकिंग सेक्टर हो, वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, वह इस देश के FCI पर बढ़ता हुआ जो कर्ज है उसको लेकर सवाल हो रहा हो, इस देश के भीतर जुड़े हुए दिहाड़ी मजदूर से लेकर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लेकर, मनरेगा में किसान जो खेती करने के बाद मजदूरी कर रहा है उसको भी मजदूरी वहां पर मिल क्यों नहीं पा रही है, और जो 60,000 करोड़ का बजट था वह अभी से क्यों खत्म हो गया। ये सारे सवाल जोड़ते चले जाइए, आपको लगेगा अरे देश में हमने एक सरकार बनाई है, प्रधानमंत्री तो है ना जो देखेंगे चीजों को। लेकिन फिर हमारा वही सवाल, प्रधानमंत्री अगर हर तीसरे दिन दिल्ली से बाहर हैं तो फिर आप क्या करेंगे? आप कहेंगे नहीं, सिर्फ आप अक्टूबर नवंबर का जिक्र कर रहे हैं। तो हमें लगता है अक्टूबर नवंबर का जिक्र नहीं करके हम 2014 से जिक्र शुरू कर देते हैं। 2014 से 2019 के बीच में जो 5 बरस का वक्त था उसमें प्रधानमंत्री लगभग 22 महीने 6 दिन
यात्रा पर रहे, यानी हर तीसरा दिन। 60 महीने में से 22 महीने 6 दिन उसमें वो यात्रा करते रहे। 565 दिन जो सरकारी यात्रा थी, 101 दिन उन्होंने चुनाव प्रचार किया। दोनों को जोड़िएगा तो हिसाब किताब बड़ा क्लियर हो जाएगा। 18 महीने 25 दिन, जिसमें से 3 महीने 11 दिन चुनाव प्रचार में गुजारे। आपके जहन में एक सवाल और आना चाहिए, अच्छा ये फ्री में घूमते हैं क्या? पैसा खर्च नहीं होता है क्या? पैसा खर्च होता है, क्योंकि जो चुनाव प्रचार होता है वो पार्टी के फंड से दिया जाता है, दिखलाया जाता है। लेकिन उसका भी एक नियम है। वो नियम ये सेट किया गया, उसमें हमने बहुत, हमारी टीम ने चीज़ों को खंगाला निकाला तो एक जानकारी निकल कर आई कि जब गोरखपुर में 2019 से पहले एक उपचुनाव था तो प्रधानमंत्री वहां चुनाव प्रचार के लिए गए, वायुसेना के जहाज से गए। उस जहाज की कीमत पार्टी ने दी, कॉमर्शियल रेट लिया गया। अब आपके जहन में होगा पैसा तो दे ही दिया गया कॉमर्शियल रेट पर, ऐसे बात नहीं बनेगी। कॉमर्शियल रेट जो था वो 1999 के बेस पे था। 1999 के बेस के हिसाब से वायुसेना का जहाज लेकर प्रधानमंत्री गोरखपुर जाएं, चुनाव प्रचार करके लौट आए और लिए दिया गया सिर्फ 31,000 रुपए। अगर आप एक हेलीकॉप्टर भी लीजिएगा और यहां से जाइएगा आप गोरखपुर, तो भी आपको 50,000 के लगभग पड़ जाएगा। छोटा चार्टेड लीजिएगा तो 80,000 से, ये मिनिमम आपको बतला रहे हैं, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, वो लाखों में होगा, लेकिन यहां 31,000 में काम चल गया। अपनी सरकार है, अपना नियम है, अपने तरीके से परिभाषित करना है, अपना सिस्टम है, सब कुछ अपना है, तो फिर क्या दिक्कत है? ये तो हम 2019 का बता रहे थे। उस बीच में उसके बाद जब कोविड आया तो प्रधानमंत्री की यात्रा कम हो गई, तो हमने सोचा उसके बावजूद भी दो चीजों पर ध्यान रखिए। जहां जहां चुनाव होते हैं वहां पर प्रधानमंत्री नोटिफिकेशन से पहले उस जगह पर जाना शुरू कर देते हैं। उसको भी उन यात्रा में इसलिए गिनिए क्योंकि वहां जो ऐलान होता है वह चुनाव के मद्देनजर ऐलान होता है, और उसके बाद जब नोटिफिकेशन हो जाता है तो यात्रा करते ही हैं। 3 चुनाव जहन में रखिए। पश्चिम बंगाल का चुनाव 2021 में 14 बार प्रधानमंत्री बंगाल गए। उसके बाद याद कीजिए उत्तर प्रदेश का चुनाव, 30 बार प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश गए। उसके बाद याद कीजिए कर्नाटक का चुनाव, 8 बार प्रधानमंत्री कर्नाटक गए। चुनाव में उनकी मौजूदगी होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। यह पहला सवाल था कि सरकार कौन चला रहा है, जिसका जवाब आपकी तरफ से आया था मिनिस्टरों की पूरी फहरिस्त है। तो यहां पर एक जानकारी आपको और होनी चाहिए। जब हम जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जाएंगे तो इसमें यह भी सोचिए कि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, वह भी 16 तारीख से राजस्थान जाने लगेंगे। हम इधर जिक्र इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह 13, 14, 15 3 दिन का वक्त बचा है। इन 3 दिनों में यह सभी का पूरा हिस्सा तय है, हर दिन उनकी मौजूदगी होनी है, कोई नहीं चुकेगा। लेकिन 15 के बाद जब राजस्थान में कूदेंगे तो अमित शाह की मौजूदगी 16 तारीख से शुरू होगी। पहले दिन ही 3 रैलियां हैं, भीम में, देवली में और कुंभलगढ़ में। देश के रक्षा मंत्री 4 दिन रहेंगे। देश के सड़क मंत्री नितिन गडकरी, इनको भी बोला गया 2 दिन आप भी रहिए। निर्मला सीतारमण महिला हैं, वित्त मंत्री है, महिला इंपावरमेंट का सवाल इस देश के भीतर है, महिला आरक्षण है, तो इनकी मौजूदगी भी 14 तारीख से जयपुर में पहली रैली के साथ शुरू हो जाएगी। यह एक स्थिति इस देश के मिनिस्टर्स की है, लेकिन उसके एक समानांतर और बात है। मध्य प्रदेश के भीतर 3 मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। उन मंत्रालयों को कौन संभाल रहा है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। इतने दिनों से वह मध्य प्रदेश में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, उनसे कोई पूछने भी आता है या नहीं आता है? भाई मंत्री हैं, जनता ने चुना है, और तरीका तो यही कहता है कि मंत्री निर्णय लेता है, नौकरशाह अपने तौर पर निर्णय नहीं लेता, वो इंप्लीमेंट करता है। क्योंकि उस पर जो चिड़ियां बैठाई जाती है वो मंत्री की ही मौजूदगी और मंत्री की ही सहमति और मंत्री का ही आदेश और निर्देश होता है। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव मैदान में, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर प्रहलाद पटेल वह भी चुनाव लड़ रहे हैं, ग्रामीण विकास मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते वह भी चुनाव मैदान में। यह थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि कितने सांसद हैं, कितने राज्यसभा के सदस्य सांसद हैं, उनको भूल जाइए। हम तो सिर्फ मंत्रियों की फहरिस्त लेकर बैठे हैं। तो आपके जहन में एक बात और आनी चाहिए, चुनाव हो, सरकार चलाने के तौर तरीके हों, गवर्नेंस के तौर तरीके हों, सब कुछ इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में जाकर सिमट गया है। क्या यही बात है? यह कोई बताने की बात होनी नहीं चाहिए। तो सुना आपने दोस्तों पुण्य प्रसून वाजपेयी जी को,
जहां इस समय देश महंगाई और रोजगार, ये दो गंभीर मुद्दे हैं देश के, कि महंगाई सातवें आसमान पर है, रोजगार देश के पढ़े लिखे युवाओं को तो छोड़िए, देश के गरीब युवाओं को भी रोजगार इस समय नहीं मिल रहा। रोजगार की कोई स्थिति अच्छी नहीं है हमारे देश में दोस्तों। और इस समय हमारी पूरी की पूरी कैबिनेट मंत्री और राज्य स्तर के मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, वो सभी के सभी जो हैं चुनावों में व्यस्त हैं। देश को सिर्फ और सिर्फ नौकरशाहों के हाथ में छोड़ दिया गया है। नौकरशाह अपने हाथ में कितना इस देश को संभाल, अगर सभी काम देश के नौकरशाहों ने करना है तो इस देश में नेताओं की ज़रूरत नहीं थी दोस्तों। और अगर सभी काम नौकरशाहों ने नहीं करना तो इस देश के नेता खाली चुनाव प्रचार में लगे रहेंगे, तो इस देश को चलाएगा कौन दोस्तों? बहुत ही गंभीर प्रश्न है। हमारे नेताओं को चाहिए, उनको देश को आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी है, देश की जनता जनार्दन ने उनको ये जिम्मेदारी दी है, तो उनको चाहिए कि देश की जो जनता का काम है वो जनता का काम करें। टेक्नोलॉजी का युग है दोस्तों, किसी भी जगह रह के आप किसी भी रैली को संबोधन कर सकते हैं। किसी भी जगह रह के, किसी भी राज्य में रह के आप किसी दूसरे राज्य में या किसी दूसरे शहर में, दूसरे देश में सीधा संबोधन कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर इतनी बड़ी भागदौड़ जो है इस देश की दे रखी है और आप सिर्फ और सिर्फ चुनाव में ही व्यस्त अगर रहेंगे तो देश को कौन चलाएगा? कोई परिस्थिति इस तरह से आ जाए कि कुछ सख्त निर्णय लेने पड़े तो वो कौन लेगा? क्या हमारे देश के क्रांतिकारियों ने इसलिए अपने आप को फांसी के फंदों में लटकाया या अपनी शहादत दी कि ऐसे दिन देखने पड़ेंगे कि नेता जो है सिर्फ और सिर्फ चुनाव में व्यस्त हैं और देश की जनता को बदहाल छोड़ दिया गया है? तो आइए सुनते हैं बटुकेश्वर दत्त को भगत सिंह जी ने पत्र के राही क्या लिखा। तो दोस्तों, जो पत्र बटुकेश्वर दत्त जी को लिखा गया वो लिखा गया सेंट्रल जेल लाहौर से अक्टूबर 1930 में। इसमें भगत सिंह जी लिखते हैं, प्रिय भाई, मुझे सज़ा सुना दी गई है और फांसी का हुक्म हुआ है। इन कोठरियों में मेरे अलावा फांसी का इंतज़ार करने वाले बहुत से मुजरिम हैं। यह लोग यही प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि किसी तरह से वे फांसी से बच जाएं। लेकिन उनमें से शायद मैं अकेला ऐसा आदमी हूं जो बड़ी बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूं जब मुझे अपना आदर्श फांसी के तख्ते पर चढ़ने का सौभाग्य मिलेगा। मैं खुशी से फांसी के तख्ते पर चढ़कर दुनिया को दिखा दूंगा कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए कितनी वीरता से कुर्बानी दे सकते हैं। मुझे फांसी की सज़ा मिली है मगर तुम्हें उम्र कैद। तुम जिंदा रहोगे और जिंदा रहकर तुम्हें दुनिया का यह दिखाना देना है कि क्रांतिकारी अपनी आदर्शों के लिए सिर्फ मर ही नहीं सकते बल्कि जिंदा रहकर हर तरह की यातनाओं का मुकाबला भी कर सकते हैं। मौत सांसारिक मुसीबतों से छुटकारा पाने का साधन नहीं बननी चाहिए, बल्कि जो क्रांतिकारी संयोगवश फांसी के फंदे से बच गए हैं उन्हें जिंदा रहकर दुनिया को यह दिखा देना चाहिए कि ये न सिर्फ अपने आदर्शों के लिए फांसी पर चढ़ सकते हैं बल्कि जेलों की अंधेरी कोठरियों में घुट-घुट हर दर्जे के अत्याचारों को भी सहन कर सकते हैं। तुम्हारा भगत सिंह। तो सुना आपने दोस्तों, अंधेरी कोठरियों में रहकर घुट-घुट हर दर्जे के अत्याचारों को भी सहन कर कर और चुपचाप फांसी के फंदे पर लटकने वाले हमारे क्रांतिकारी योद्धाओं ने इस देश को आज़ाद करवाया और आज हम किस ओर चल पड़े। हमारे देश के नेताओं को ये सोचना चाहिए ये जो देश है उनकी जागीर नहीं है। जरा सोचिए उन क्रांतिकारियों के लिए, उनके परिवारों के लिए जिन्होंने इस देश को आज़ाद करवाया। ज़्यादा ना कहते हुए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। वंदे मातरम। आप सभी का धन्यवाद।